स्वागत है आपका देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ जुई सिंह। बात करेंगे खबरों की। देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा जारी। 18 फरवरी तक दिल्ली में रहेंगे सीएम धामी। बीजेपी के राष्ट्रीय परिषद की बैठक में करेंगे शिरकत। तो ये बड़ी जानकारी देहरादून से सामने आ रही है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत 250 प्रतिनिधि शामिल होंगे। तो 18 फरवरी तक सीएम धामी दिल्ली में रहेंगे और इसमें प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत 250 प्रतिनिधि शामिल होंगे। तो बीजेपी के राष्ट्रीय परिषद की बैठक में शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री। और देहरादून से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय परिषद की बैठक का आयोजन होना है और इसमें जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे। 18 फरवरी तक दिल्ली में सीएम धामी रहने वाले हैं। तो मुख्यमंत्री सीएम धामी का दिल्ली दौरा जारी है और देहरादून से खबर सामने आ रही है। 18 फरवरी तक दिल्ली में रहेंगे सीएम धामी। बीजेपी के राष्ट्रीय परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शिरकत करेंगे और प्रदेश अध्यक्ष भी इस दौरान जो है शामिल होंगे। इसके साथ साथ 250 अन्य प्रतिनिधि भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो देहरादून से एक खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा जारी है और 18 फरवरी तक दिल्ली में सीएम धामी रहने वाले हैं, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय परिषद की बैठक में शिरकत करेंगे। उनके साथ साथ 250 अन्य बीजेपी के प्रतिनिधि भी इसमें शामिल होंगे। तो 18 फरवरी तक दिल्ली में ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रहेंगे और बीजेपी के 250 प्रतिनिधि इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत 250 प्रतिनिधि इस दौरान शामिल रहेंगे। तो बीजेपी के राष्ट्रीय परिषद की बैठक का आयोजन किया जाना है और इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे। साथ ही उनके साथ साथ 250 अन्य कार्यकर्ता भी इसमें शामिल रहेंगे। तो 18 फरवरी तक दिल्ली में ही सीएम धामी रहेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ तुषार गुप्ता देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए हैं। तुषार, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज जो दूसरे दिन है वो दिल्ली में रहने वाले, क्या कुछ कार्यक्रम में रहने वाला है उनका? देखिए, 2 दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अभी फिलहाल वहाँ पर रहे दिल्ली रहने वाले हैं। और अब मैं बात करूँ, बृहस्पतिवार से वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह यहाँ पर दिल्ली में है और कई केंद्रीय मंत्री से मुलाकात वो कर चुके हैं। अगर मैं बात करूँ तो आज से जो राष्ट्रीय सम्मेलन होने वाला है भाजपा का, जिसमें कई बड़े नेता इसमें शामिल होंगे, कई राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें शामिल होंगे। उत्तराखंड की मैं बात करूँ तो प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, जितने भी यहाँ पर राज्यसभा की संसद या फिर कहा जाए लोकसभा संसद है, वो वहाँ पर पहुंचे। भाजपा विधायक यहाँ पर पहुंचे। महत्वपूर्ण पदाधिकारी है, 200 से अधिक वो यहाँ पर वो शिरकत लेंगे और 9:30 बजे से ये कार्यक्रम शुरू हो चुका है। बैठकों का दौर शुरू हो चुका है और मेन मकसद इसका यही रहेगा कि लोकसभा चुनाव में किस तरह से इनके मुद्दे रहने वाले हैं, राम मंदिर को लेकर किस तरह से जो भाजपा का स्टैंड रहने वाला है और किस तरह से पार्टी का प्रचार प्रसार किया जाएगा। 3 बजे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है भाजपा के जेपी नड्डा वहां पर भाषण देंगे और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहां पर पहुंचेंगे समापन के वक्त और वहां पर भाषण दिया जाएगा। उनके द्वारा जितने भी पदाधिकारी होंगे, नेता होंगे, मुख्यमंत्री होंगे, वो बैठक में मौजूद होंगे। तो एक महत्वपूर्ण बैठक भाजपा के स्तर से कह सकते हैं, जिसमें तमाम जो मुख्यमंत्री है भाजपा के वहां पर पहुंचेंगे, सांसद होंगे और जो लक्ष्य रखा है 400 पार का, उसे पूरा करने के लिए किस तरह से जो रणनीति बनाई जाएगी वहां पर तो 11,000 से अधिक जो सदस्य हैं भाजपा के वहां पर पहुंचेंगे। पदाधिकारी होंगे, मुख्यमंत्री होंगे, सांसद होंगे और साथ साथ विधायक जो पहुंचेंगे और सबको टारगेट दिया जाएगा कि लोकसभा चुनाव में उनकी क्या भूमिका रहने वाली है और किस तरह से वो केंद्र और राज्य के जो मुद्दे हैं उन्हें जन जन तक पहुंचाया जाएगा। तो आज और कल जो बैठक होने वाली है महत्वपूर्ण भाजपा की, तो उसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल रहेंगे और ये 9:30 बजे से बैठक शुरू हो चुकी है। जी तुषार, सीएम धामी के अलावा बताया जा रहा है कि 250 जो है कार्यकर्ता इसमें शामिल हो। तो इतनी बड़ी तादाद में जो है कार्यकर्ता बीजेपी के वहां पहुंच रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह है और क्या जो है पार्टी उनको टिप्स दे सकती है? देखिए, लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तैयारी के लिए पहली बैठक बताई जा रही है कि किस तरह से जो एजेंडा है पार्टी का वो सेट किया जाए और उसके बाद क्योंकि कभी भी माना जा सकता है कि जो आचार संहिता है वो लग सकती है और उसके
पहले ये महत्वपूर्ण बैठक बताई जा रही है कि सभी जो नेता है देश भर में 11,000 से अधिक जो पदाधिकारी है वो इसमें पहुंचेंगे, जिसमें सीएम होंगे, पूर्व सीएम होंगे, संसद होंगे या फिर विधायक होंगे। तो तमाम जो पदाधिकारी है, वरिष्ठ नेता है, उनको जिम्मेदारी बताई जाएगी। साथ साथ केंद्र के जो मुद्दे हैं, चाहे 370 हटाना हो, तो राम मंदिर का मुद्दा है, तो तमाम मुद्दों को जन जन तक पहुंचाना है। साथ साथ जो केंद्र की योजनाएं चल रही है, राज्य की योजनाएं चल रही है, उन्हें किस तरह से लाभार्थियों तक पहुंचाया जाए। जो ब्लॉक स्तर के लोग हैं, कार्यकर्ता है, उन्हें किस तरह से मोटिवेट किया जाए लोकसभा चुनाव के लिए, और जो 400 पार का नारा है उसे कैसे प्राप्त करेगी। और इसके लिए आज 3 बजे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इसमें संबोधन करेंगे। और इसके बाद अगर मैं कल की बात करूं समापन, तो उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत लेंगे और उसमें अपना संबोधन करेंगे। जी, क्या चुनाव के अलावा प्रदेश के विकास मुद्दों को लेकर भी इस दौरान बातचीत हो सकती है? देखिए, ये पार्टी स्तर की बैठक है और इसमें पार्टी के जो निर्णय लिए जाएंगे आने वाले लोकसभा चुनाव में हमें देखने को मिलेंगे, वो उसका एजेंडा इसमें सेट किया जाएगा। तो ये कहा जा सकता है कि राज्य के विकास के लिए इसमें वार्ता नहीं होगी, लेकिन जिस तरह से जो केंद्र सरकार लगातार विकास कार्य कर रही है और साथ राज्य सरकार इसमें कार्य कर रही है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में, तो ऐसे में उनके मुद्दों जो विकास कार्य हो रहे हैं उन्हें किस तरह से जन जन तक पहुंचाया जाए, और जो उनकी 10 साल की जो पूरी सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में जितने भी कार्य हुए हैं उन्हें किस तरह से जन जन तक पहुंचाया जाए। तो ये पार्टी स्तर की बैठक है और इसमें लोकसभा चुनाव के लिए एजेंडा। जी तुषार बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर पे भी आपका रुख करेंगे। और हल्द्वानी से खबर सामने आ रही है, अब्दुल मलिक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। हिंसा के मास्टरमाइंड की संपत्ति कुर्क, अब्दुल मलिक के घर पर हुई कुर्की की कार्रवाई। कल दोपहर 2 बजे से रात 12 बजे तक चली कार्रवाई। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है हल्द्वानी हिंसा से जुड़ी हुई। मलिक के घर से कैश और कीमती सामान भी बरामद किए गए। विदेशी घड़ियां, कीमती जेवरात भी इस कार्रवाई के दौरान बरामद किए गए हैं। तो हल्द्वानी हिंसा का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है अब्दुल मलिक, और उसके घर पर जो है प्रशासन ने कुर्की की कार्रवाई कर दी और इस दौरान घर से जो है कैश और कीमती सामान भी बरामद हुए। इसके अलावा विदेशी घड़ियां और कीमती जेवरात भी बरामद किए गए हैं। तो बता दें, कल दोपहर 2 बजे से रात के 12 बजे तक कुर्की की कार्रवाई की गई और हिंसा के मास्टरमाइंड की संपत्ति जो है कुर्क कर दी गई है। और ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। हल्द्वानी हिंसा का जो मास्टरमाइंड था अब्दुल मलिक, और उस पर जो है प्रशासन की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जब उसके घर और संपत्ति पर प्रशासन ने कुर्की की कार्रवाई की है। तो हिंसा के मास्टरमाइंड की संपत्ति कुर्क की गई है और अब्दुल मलिक के घर से कीमती सामान, जेवरात भी बरामद किए गए हैं। तो ये बड़ी जानकारी देहरादून से सामने आ रही है, हल्द्वानी से सामने आ रही है। और तो हल्द्वानी हिंसा के मास्टरमाइंड के घर पर जो है कुर्की की कार्रवाई की गई है और कल दोपहर 2 बजे से रात के 12 बजे तक कार्रवाई चली। मलिक के घर से कैश और कीमती सामान भी बरामद किए गए हैं और विदेशी घड़ियां, कीमती जेवरात भी कार्रवाई में पुलिस प्रशासन ने बरामद किए हैं। तो हल्द्वानी हिंसा के मास्टरमाइंड के यहाँ जो है प्रशासन ने कार्रवाई की है। और बढ़ते आगे, देहरादून से खबर सामने आ रही, गैरसैंण में नहीं होगा विधानसभा का सत्र। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने दी जानकारी, देहरादून में ही होगा बजट सत्र। वित्त मंत्री की ओर से जो है जानकारी दी गई। 40 से ज्यादा विधायक गैरसैंण में सत्र कराने के पक्ष में नहीं है। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने जानकारी दी है, देहरादून में ही बजट सत्र किया जाएगा और 40 से ज्यादा विधायक जो है गैरसैंण में सत्र कराने के पक्ष में नहीं है और इसको लेकर जो है देहरादून में ही बजट सत्र का आयोजन किया जाएगा। तो वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने जानकारी दी है, गैरसैंण में सत्र का आयोजन नहीं किया जाएगा।
तो देहरादून से खबर सामने आ रही, गैरसैंण में नहीं होगा विधानसभा का सत्र और वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इसको लेकर जानकारी दी है। उन्होंने कहा देहरादून में ही बजट सत्र होगा और 40 से ज्यादा विधायक गैरसैंण में सत्र कराने के पक्ष में नहीं है, जिसके चलते सत्र का आयोजन देहरादून में ही किया जाएगा। देहरादून से अहम जानकारी सामने आ रही, गैरसैंण में नहीं होगा विधानसभा का सत्र। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने जानकारी देते हुए कहा कि 40 से ज्यादा विधायक गैरसैंण में सत्र कराने के पक्ष में नहीं है और इसके चलते देहरादून में ही आयोजन किया जाएगा। बतावा है कि यूसीसी जो हमारे मैनिफेस्टो में रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2022 के चुनाव में जाने से पहले 12 फरवरी 2022 को जनता से जो वायदा किया था, ये कहा था कि यदि हम सत्ता में आए तो हम यूसीसी लागू करेंगे। और खबर देहरादून से है, जहां प्रदेश के युवाओं को खेल विभाग जल्द ही खुशखबरी देने जा रहा है। दरअसल खेल मंत्री रेखा आर्या ने हर ब्लॉक में युवाओं के लिए एक ओपन जिम खोलने की घोषणा की थी, जिसके चलते खेल मंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि ब्लॉक स्तर पर ओपन जिम को लेकर विभाग की ओर से प्रस्ताव बना लिया गया है। जल्द ही इसका जियो जारी करते हुए भूमि चयन की प्रक्रिया को पूरा करते हुए हर ब्लॉक में ओपन जिम का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। के लिए ओपन जिम की आवश्यकता नितांत है और लगातार कई हमारे नए युवक मंगल दल भी इसकी मांग करते रहे हैं। हमारे युवकों को भी इसकी बहुत आवश्यकता रहती है, क्योंकि हमारे जो युवक हैं वो कोई सेना की तैयारी करते हैं, कोई स्पोर्ट्स की तैयारी करते हैं, कोई फिजिकली फिट रहने की तैयारी करते हैं और कोई अपनी हाइट गेन करने की तैयारी में रहते हैं। तो ये कि ऐसा ओपन जिम अपने आप में एक ऐसा स्थान रहेगा जहाँ पर हमारे युवाओं को अपने आगे की भविष्य की तैयारी करने के लिए वो सारे इक्विपमेंट्स एक ही स्थान पर मिल पाएंगे। तो वो चीज़ जो है हम लोग आने वाले समय में करने जा रहे हैं। हम हर ब्लॉक स्तर पर एक ओपन जिम, जिसमें कि कहें तो हम आदर्श ओपन जिम जो है हम लोग स्थापित करने जा रहे हैं, जिससे कि हमारे युवाओं को शहर की तरफ या मुख्यालय की तरफ ना भागना पड़े, उन्हें ब्लॉक लेवल पे ही उनको सारी सुविधाएं मिल जाए। तो इसके लिए विभाग ने तैयारी कर ली। और उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम बदलने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग ने 18 फरवरी की शाम से 7 जिलों में बारिश के आसार जताए हैं। 19-20 फरवरी को पूरे राज्य में बारिश, जबकि हर्षल औली समेत 2800 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी भी हो सकती है। इसके लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह के मुताबिक आज मौसम शुष्क रहेगा, जबकि कल उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ के कुछ इलाकों में बारिश और आकाशीय बिजली चमकने की भी संभावना है। वहीं 19 और 20 फरवरी को पूरे राज्य में बारिश के आसार जताए हैं। तो देहरादून से खबर सामने आ रही है, एक बार फिर से प्रदेश में मौसम बदलने के आसार जो है वो नजर आ रहे हैं और मौसम विभाग की ओर से 7 जिलों में बारिश के आसार जताए गए हैं। ऊंचाई वाली जगहों पर बर्फबारी की आशंका जताई है मौसम विभाग की ओर से। तो उत्तराखंड में एक बार फिर से जो है मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। और तुषार हमारे साथ लगातार बने। तुषार, एक बार फिर से प्रदेश में मौसम बदलने की संभावना जताई गई है, क्या जानकारी है? 20 फरवरी के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और इसमें 2800 से जितने भी अधिक क्षेत्र होंगे वहां पर बर्फबारी हो सकती है। साथ साथ उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ और चमोली जैसे क्षेत्रों में जो हल्की बरसात है वो देखने को मिल सकती है और जो उनकी जो हाइट्स वाली जगह है वहां पर बर्फबारी देखने को मिल सकती है। तो कहीं ना कहीं जो 3-4 दिन से जो गर्मी बढ़ती हुई नजर आ रही है, लोगों जैकेटें उतारते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ठंड तो फिर एक बार बढ़ती हुई नजर आएगी। अगर 19 और 20 को बर्फबारी फिर एक बार होती है तो कहीं ना कहीं जो शीतलहर है फिर एक बार फिर होती हुई नजर आएगी। और इसी के तहत मौसम विभाग ने ये पूर्वानुमान जारी किया है कि 19 और 20 को जो बर्फबारी है वो देखने को मिलेगी। उत्तराखंड के जो पर्यटक स्थल होंगे
जो ऊंचाई वाले क्षेत्र होंगे, और इसकी एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो जो पर्यटन है उनके लिए भी एक उत्साह की लहर हो सकती है, क्योंकि जो लोग हैं उत्तराखंड की वादियों के लिए यहाँ पर आते हैं, बर्फबारी देखने के लिए आते हैं, अर्शिल वैली है यहाँ पे, साथ साथ चार धाम के जो क्षेत्र है वो वहाँ पर काफी खूबसूरत जगह है, तो लोग यहाँ पर आना चाहते हैं। और ऐसे में अगर बर्फबारी होती है 19 और 20 के लिए, तो कहीं ना कहीं पर्यटकों के लिए खुशी की लहर है। लेकिन जिस तरह से मौसम विभाग ने पूर्वानुमान दिया है, उससे कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि आने वाले समय में जो मौसम है फिर बदलेगा, और कहीं ना कहीं जिस तरह की जो गर्मी से जो लोगों को परेशानी हो रही है, उसे फिर एक बार से सर्दी है वो देखने को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं जो राहत है लोगों को मिलेगी। लेकिन अगर 19 और 20 को बर्फबारी होती है तो लोगों को सावधान चलने की जो हिदायत है वो भी मौसम विभाग ने दी है। जी तुषार, अगर हम बात करें बारिश और बर्फबारी की, तो जहां बाकी के राज्यों में अब जो है ठंडी में कमी देखने को मिल रही है, अब जो है धूप भी बराबर निकल रही है, लेकिन उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम में बदलाव हो सकता है, और ऐसे में जो है जहां जनता को थोड़ी परेशानी होगी शीतलहर या ठंड की वजह से, तो वहीं पर्यटन पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। क्या सरकार की ओर से क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए बिल्कुल, अगर जिस तरह से अगर बात की जाए कि गर्मी दोबारा से आनी शुरू हो गई है, अगर दिन की भी बात करें तो बहुत तेज धूप है, जो तापमान है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसके बाद जो पहाड़ी इलाके हैं उसमें पर्यटकों की जो कमी है वो देखने को मिली है। उत्तराखंड में इस बार एक ही बार बर्फबारी हुई है अच्छी खासी, जो फरवरी के शुरुआत के हफ्ते में महीने में हुई है, जिसमें जो पर्यटन है वो उत्तराखंड पहुंचे हैं। कहीं ना कहीं पर्यटन को बूस्ट अप फरवरी में मिला है, उससे पहले बर्फबारी अच्छी खासी नहीं देखने को मिली। पहली बर्फबारी उत्तराखंड में जो अच्छी खासी हुई, जैसे मसूरी, नैनीताल, जो 2000 फीट के आसपास के जितने भी क्षेत्र है वहां पर बर्फबारी देखने को मिली, जिससे जो पर्यटन है वहां पर देखने को मिले। लेकिन फिर एक बार बर्फबारी होती है तो कहीं ना कहीं जो पर्यटन होंगे वो उत्तराखंड का रुख करेंगे। तो बहुत कम बर्फबारी हुई है, साथ साथ बहुत सारे कम लोगों ने जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और देहरादून के पुलिस मुख्यालय में एक बैठक की गई, जिसमें डीजीपी अभिनव कुमार के साथ गृह सचिव शैलेश बगोली भी मौजूद रहे। शैलेश बगोली ने गृह विभाग का पदभार ग्रहण करने के बाद पहली बार पुलिस मुख्यालय में सभी अधिकारियों के साथ बातचीत की और विभाग से जुड़े सभी पहलुओं की जानकारी भी ली। वहीं बैठक के बाद गृह सचिव शैलेश बगोली ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के मुताबिक स्मार्ट पुलिसिंग होना बहुत जरूरी है, इसलिए टेक्निकल और साइंटिफिकली सभी तरीके से पुलिसिंग को कैसे मजबूत करना है इस पर चर्चा की गई है। अभिनंदन करता हूं, आज ये पहला मेरा इंटरेक्शन था पुलिस डिपार्टमेंट के साथ, और पीएचक्यू में आज करीब 2 घंटे की हम लोगों ने मीटिंग की है। देखिए मेरा मानना है कि जैसा प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने कहा है कि स्मार्ट पुलिसिंग की बात हम लोगों को करनी चाहिए, कि कैसे हम लोग और अच्छे तरीके से और साइंटिफिक टूल्स यूज़ करते हुए, टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए कैसे हम लोग अच्छी पुलिसिंग कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन को और साइंटिफिक कर सकते हैं, और बेसिकली जो हमारी 3 एक्ट भारत सरकार ने लागू किए हैं उसको कैसे इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इस बारे में हम लोगों ने आज यहाँ पे चर्चा की है। और ये तीनों एक्ट्स में जो लिखा है कि स्मार्ट पुलिसिंग की ही बेसिकली इसमें बात कही हुई है, और इसका जो कोर में स्मार्ट पुलिसिंग है कि साइंटिफिक एविडेंसेस, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन आदि चीज़ों की इसमें बात कही है। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमारा जो प्रदेश है एक तरह से डिजास्टर प्रोन भी है, और इसके अलावा हमारा एक टूरिस्ट फ्रेंडली स्टेट है, काफ़ी टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं, तो उस लिहाज से पुलिस डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, और हमारा पुलिस विभाग काफ़ी अच्छे तरीके से उसमें काम कर रहा है, और उसको और बेहतर हम लोग कैसे कर सकते हैं, एक आइडियल स्टेट बनने की तरफ हम लोग पुलिस डिपार्टमेंट के लिहाज से कैसे जा सकते हैं आगे, उसके बारे में आज हम लोगों ने चर्चा की है। इसके अलावा जो हमारी पुलिस फोर्स है उनकी क्या क्या समस्याएं हैं, उनकी चाहे आवास की समस्या हो, उनकी व्हीकल्स की समस्या है, उनके बारे में भी आज हम लोगों ने बात की है, और कैसे हम लोग पीएचक्यू और शासन मिलकर के कैसे हम लोग उनको एड्रेस कर सकते हैं, उसके बारे में बात की है। और आने वाले समय में हम सभी लोग मिल करके ये सारी समस्याओं को दूर करने के लिए और एक होम डिपार्टमेंट को पूरे देश में एक आइडियल होम डिपार्टमेंट बनाने की दिशा में हम लोग काम करेंगे। और खबर देहरादून से, जहां आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी में लगी बीजेपी ने प्रदेश में लाभार्थी सम्मेलन का आयोजन किया गया, और जिसके तहत बीजेपी के कार्यकर्ता प्रदेश भर में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी और उनका लाभ आम जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देश को साल 2047 तक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गरीबी दूर करने की दिशा में भी काम किया
किया जा रहा है और कई योजनाओं से देशवासी लाभान्वित हो रहे हैं। केंद्र की योजनाओं पर कब तक चुनावी वैतरणी पार करेगी राज्य सरकार या भारतीय जनता पार्टी का संगठन, ये सोचनीय विषय है, क्योंकि अपना कहने के लिए धामी सरकार के पास कुछ भी नहीं है। राज्य सरकार की बताइए ना कोई ऐसी योजना जो महिलाओं के कल्याण के लिए हो, किसानों के लिए हो, व्यापारियों के लिए हो, मजदूरों के लिए हो। जो कांग्रेस की सरकारों के समय पर उनको अधिकार दिए गए थे, जो कानून बनाए गए थे, उसको धत्ता बताया जा रहा है। मनरेगा के तहत 100 दिन काम मिनिमम देना होता है, यहाँ ऑन एन एवरेज 27 दिन या 30 दिन काम दिया जा रहा है। तो हर चीज़ में तो भारतीय जनता पार्टी फेलियर रही है। और बताए कि कौन सी ऐसी योजना है जिसके तहत लाभार्थियों को बहुत लाभ हो रहा हो। आयुष्मान योजना आपने लॉन्च करी, उस योजना में कितना फर्जीवाड़ा हो रहा है, लोगों को दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। और कौन सी ऐसी योजना गिनाएंगे धामी जी जो केंद्र पोषित न होकर राज्य पोषित हो और राज्य की अपनी कहने के लिए कोई योजना हो जिसके लिए उनकी पीठ थपथपाई जाए। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा जो जन कल्याणकारी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और उनसे लाभान्वित होने वाले जितने भी व्यक्ति हैं, यानी लाभार्थियों से संपर्क का अभियान भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 1, 2 और 3 मार्च को इन 3 तिथियों में किया जा रहा है। अभी उसकी तैयारियां पार्टी के स्तर पर की जा रही हैं। अभी हमने लोकसभा स्तर पर 5 लोकसभाओं में उसकी कार्यशालाएं संपन्न हुई हैं और अब हम उसकी कार्यशालाएं मंडल स्तर पर 25 फरवरी तक मंडल स्तर पर लाभार्थी संपर्क अभियान की कार्यशालाएं संपन्न होंगी। इसमें लगभग 9.5 लाख लाभार्थी उत्तराखंड में केंद्र सरकार की योजनाओं के हैं। हमारे 56,000 के करीब पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता इन 9.5 लाख लाभार्थियों से संपर्क करेंगे। और खबर देहरादून से, जहां जीपीएस की जांच को लेकर परिवहन विभाग सड़क पर उतरा, जिसके बाद ऑटो और विक्रम संचालकों में अफरा तफरी मच गई। बता दें कि घंटाघर और परेड ग्राउंड के चारों तरफ 2 किलोमीटर के दायरे में कल से बगैर जीपीएस लगे सार्वजनिक यात्री वाहन संचालन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रतिबंध जो परिवहन विभाग की ओर से जीपीएस लगवाने के लिए दी मोहलत बृहस्पतिवार को समाप्त हो गई थी, जिसके बाद परिवहन विभाग इस नियम का पालन करवा रहा है। दून के 2300 सार्वजनिक यात्री वाहन इस नियम के दायरे में आएंगे। क्या है कि अभी 1 महीने पहले आरटीए देहरादून रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी जो होती है, जो मेजर डिसीजन लेती है ट्रांसपोर्ट सेक्टर से संबंधित, उसने तय किया कि जो देहरादून का घंटाघर है और परेड ग्राउंड है, इसके आसपास के 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर के क्षेत्र में अगर किसी ऑटो, विक्रम, टाटा मैजिक, सिटी बस मतलब पैसेंजर व्हीकल का संचालन करना है तो उस गाड़ी में जीपीएस लगा होना आवश्यक है। और आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तराखंड से भाजपा 5 लोकसभा सीटों पर 5-5 लाख वोट के अंतर से जीतने के लिए कड़ी तैयारियों में जुटी हुई है। वहीं कुमाऊं क्षेत्र की अल्मोड़ा लोकसभा में भी भाजपा लगातार प्रचंड जीत के लिए काम कर रही है। इस बात को लेकर अल्मोड़ा सांसद अजय टामटा ने कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए अल्मोड़ा सीट में शक्ति केंद्र पर काम हो रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि आजादी के बाद पहली बार कोई प्रधानमंत्री अल्मोड़ा के बॉर्डर पर यानी कुंजकुट्टी, जोलिंगपोंग और पार्वती कुंड आया और केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी द्वारा अल्मोड़ा को रोड कनेक्टिविटी का अवसर मिला है, जो सिर्फ भाजपा सरकार में ही हो सकता है। संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत जो लोकसभा की तैयारी भारतीय जनता पार्टी के स्तर पर बूथ तक के कार्यकर्ताओं का जो भी जिम्मेदारियां चल रही हैं, जो भी कार्य राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व के द्वारा दिए जा रहे हैं, वो सब लोग हम लोग काम कर रहे हैं, शक्ति केंद्र तक काम कर रहे हैं। जिले के भी विभिन्न प्रकार की कार्यशालाएं और विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप हो रहे हैं। और लोकसभा की दृष्टि से अगर आप कहना चाहेंगे तो मैं बड़ा सौभाग्यवान हूं कि देश की आज़ादी के बाद पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने मेरे बॉर्डर के गांव यानी कि कहना चाहिए कि गुंजी, कुट्टी और जोलिंगपोंग और आदि कैलाश और पार्वती कुंड जाने का अवसर प्राप्त हुआ। जागेश्वर धाम आए, पिथौरागढ़ में एक बड़ी सभा की। अभी थोड़े टाइम पहले ही नितिन गडकरी जी का भी कार्यक्रम 3-4 दिन पहले मेरे लोकसभा में रहा, जिससे मुझे 2200 करोड़ रुपए के डबल लेन लगभग सारी की सारी रोडें मेरी, चाहे वो गढ़वाल की कनेक्टिविटी है, चाहे वो नैनीताल लोकसभा की कनेक्टिविटी है और इंटरनल जितनी कनेक्टिविटी लगभग है, सभी रोडों को एनएच भी हमारी बहुत सारी डेवलपमेंट के विकास के लिए दी है। जो एनएच नहीं भी हैं उसको भी डबल लेन करने का काम किया है। ऑल वेदर रोड भी मेरे वहाँ बहुत अच्छी है। तो मैं कह सकता हूँ
कि अंतिम गांव में बैठा व्यक्ति भी जो विचार करता था कि ये अत्याधुनिक चीज़ें हमारे गांव तक पहुंचेंगी, तो मेरा कुट्टी, गुंजी, ये जुम्मा, राती, खेला, जो लोग सोचते थे इतने किलोमीटर सरकार कभी बिजली भी देगी या नहीं देगी, कि भाई इतने दूर कैसे देंगे, इनका जिप्ती गांव है, कभी कोई सोचता नहीं था इनके गांव में बिजली जाएगी। और देवभूमि समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे इंडिया वॉइस के साथ।